नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप काफ़ी समय से परीक्षा के विषय में असमंजस की स्थिति में हैं कि परीक्षा ऑनलाइन होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो किस तरीके से होगी, और मॉक टेस्ट को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी। तो इसी को लेके आज के हम इस सेशन में बोर्ड के द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हम आज उन्हीं दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश द्वारा जिसका कि समय सारणी निर्धारित कर दी गई है, उसी के लिए आज बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सम सेमेस्टर ऑब्लिक वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जो है हम आज के सेशन में उन सभी का डिस्कस करेंगे कि आपको वो ऑनलाइन परीक्षा किस तरीके से देनी है, कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना है, कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जिससे कि आप परीक्षा को सुचारू रूप से दे पाएं और कोई भी ऐसी गलती ना करें जो कि आपके लिए भविष्य में कोई यूएफएम या किसी का कारण बने। तो आज हम वही दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे। तो आज प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है 11 अगस्त 2021 को, जिसका विषय है प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी परीक्षा, आगामी सम सेमेस्टर ऑब्लिक वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो आज हम इसी पत्र पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या दिशा निर्देश बोर्ड के माध्यम से, प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से दिए गए हैं। काफ़ी सारे छात्र छात्राएं काफ़ी दिन से इस असमंजस की स्थिति में थे कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगी, हम घर से देंगे कि कॉलेज में आकर देंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस छात्रों के और छात्राओं के माइंड में आ रहे थे। तो उन्हीं का आज हम निराकरण करेंगे बोर्ड के लेटर के माध्यम से, जिसमें कि 16 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो हर एक बिंदु पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है उसमें, यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड होगी। यानी कि सबसे पहला और इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली बात तो आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। अगर कोई छात्र ऐसा है जो आज के वर्तमान स्थिति में या वर्तमान समय में अगर वो इंटरनेट प्रयोग नहीं करता है, तो परीक्षा प्रारंभ होने से पहले वो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर ले। जिस माध्यम से भी वो उसे प्राप्त कर सकता है, उस माध्यम से आप इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर लें। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व आपको परीक्षा की तिथि पूर्व में ही घोषित कर दी गई है। वो आप सभी जानते हैं कि कौन सी परीक्षा किस ईयर की, किस सेमेस्टर की और किस ब्रांच की किस दिन से है, कौन सा विषय की परीक्षा कब है, ये सभी आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि परीक्षा से पहले आपको इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित कर लेनी है। उसके साथ साथ आपको यह भी विशेष ध्यान रखना है कि जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो उस समय आपके परीक्षा कक्ष में, जिस रूम में आप अपने घर पर या कैफे में जहां भी बैठेंगे, वहां पर आपके आसपास उस रूम के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आप केवल अकेले वहां पर परीक्षा देंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो प्रोक्टर्ड होगी। यानी कि हर एक स्टूडेंट के लिए, कुछ 25 या 30 स्टूडेंट के लिए कुछ प्रोक्टर्ड निर्धारित किए गए हैं। कुछ स्टूडेंट की संख्या एक निर्धारित बोर्ड के द्वारा की जाएगी। उतने स्टूडेंट के ऊपर एक प्रोक्टर्ड उनको ऑनलाइन वॉच करता रहेगा। वो आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखेगा, किस समय आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी जो कि परीक्षा में निषेध होती है, परीक्षा में अलाउड नहीं होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये पहला बिंदु जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी। क्योंकि अगर कोई यूएफएम बनता है, अनफेयर मीन्स बनता है, तो उसमें आपको आगे की परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है, रिजल्ट रोका जा सकता है। जो भी परिषद के द्वारा जो भी कमेटी होगी वो जो निर्णय लेगी, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो उससे आपको बचने के लिए इसको विशेष ध्यान रखना है।
दूसरा बिंदु कहता है कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। यानी आपको परीक्षा कक्ष में जिसमें भी आप बैठेंगे उसमें आपको रोशनी जो है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि वो ऐसा लगे कि वो दिन के समय में जैसा उजाला होता है उस समय का उजाला हो, क्योंकि कैमरा आपके पिक्चर्स, आपकी फोटो, आपकी गतिविधि को लगातार रिकॉर्ड करेगा, तो इसीलिए आपका जो फेस है वो साफ आए। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है, यानी जहां पर भी आप बैठे हैं आपके सर के ऊपर लाइट, जो लटकी हुई लाइट होती है हैंगिंग टाइप में, वो लाइट लगी है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, वो प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। ठीक है, अगर उस तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है तो लाइट, ओवरहेड लाइट अगर उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का जो सोर्स है यानी लाइट है वो आपके पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैमरा जब आपके फेस को रिकॉर्ड करेगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन आपके उस कैमरे पर नहीं आना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, तो लाइट जो है वो आपके पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके सामने हो सकती है बट आपके पीछे नहीं होगी। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर अथवा साइबर कैफे अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। दूसरे बिंदु में यह कहा गया है कि एक तो आपको लाइट की प्रॉपर व्यवस्था रखनी है रूम के अंदर, और लाइट अगर ओवरहेड है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको लाइट आपके सामने होनी चाहिए, पीछे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो परीक्षा है वो अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से या कंप्यूटर, इन तीनों में से कोई भी माध्यम आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि तीनों में कैमरा अवश्य होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो उसमें भी वेब कैम जरूर लगा होना चाहिए। मोबाइल में ऑलरेडी कैमरा होता है, लैपटॉप में ऑलरेडी कैमरा होता है। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप साइबर कैफे में बैठे हैं तो वहां पर भी आपके पास ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके माध्यम से ही आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और आपका जो भी कैमरा और माइक्रोफोन दोनों चीजें होना अनिवार्य है, जिससे कि आपकी साउंड आवाज भी रिकॉर्ड होती रहे। ठीक है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। अगर आपके पास ये व्यवस्थाएं नहीं है तो आप ऑनलाइन परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तीसरे बिंदु की बात करें तो आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए, यानी आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। यानी कि तीसरा बिंदु ये कहता है कि आप जिस भी रूम में बैठेंगे वहां पर जो आपकी कुर्सी है और मेज है वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मेज पर बहुत सारा सामान फैला पड़ा है, बिखरा पड़ा है, गंदी हो रही है। ठीक है, कि वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक स्वच्छ वातावरण में परीक्षा दें, जिससे आपकी काम करने की जो एनवायरमेंट है वो एक आपकी हेल्दी एनवायरमेंट हो। स्वच्छ वातावरण में आप काम करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा काम करने में आनंद आएगा। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपकी डेस्क पर किसी भी तरह की कोई भी पुस्तक, कोई भी बुक, कोई भी कॉपी ये नहीं होनी चाहिए। रफ काम करने के लिए आप सादा पेपर रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप पेन है, पेंसिल है, स्केल है, इरेजर है, जो भी आपको एग्जाम के लिए छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चीज आप रख सकते हैं। और आपकी डेस्क जो है उसको आपको विशेष ध्यान रखना है, उसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आप रूम के अंदर परीक्षा देते हैं तो वहां भी आप अपने आसपास चेक करते हैं कोई भी ऐसी अनवांटेड मटेरियल तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रॉक्टर जो आपके ऊपर वॉच कर रहे होंगे हर समय ड्यूरिंग दी एग्जाम, वो प्रॉक्टर, कोई भी प्रॉक्टर आपकी डेस्क को देख सकता है। आप जो भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं उसमें नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होना चाहिए, तो उसको भी जो प्रॉक्टर हैं वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथा जो बिंदु है वो ये कहता है आपके आसपास की मेज या दीवार पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए, यानी आप जहां भी बैठे हैं उसके आसपास कोई चीज लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप कमरे में या परीक्षा स्थल पर भी जब आप परीक्षा देते हैं तो वहां पर भी आप टेबल पर, डेस्क पर देखते हैं वहां कुछ लिखा तो नहीं है। अगर लिखा होता है तो आप इन्विजिलेटर को बताते हैं और वो उसको साफ कराते हैं। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो परीक्षा कक्ष है वो साफ सुथरा होना चाहिए, और आपके आसपास का वातावरण भी शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रूम में परीक्षा दे रहे हो, आपके घर में किसी और रूम में बहुत जोर से आवाजें आ रही हैं और डिस्टरबेंस हो रहा है, तो जिसे आपको परीक्षा देने में दिक्कत हो सकती है। कोई संगीत या टेलीविजन जैसी कोई भी ध्वनि थी, इसकी कोई अनुमति नहीं है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं होगा आप बैकग्राउंड में कोई संगीत बजा लें, कोई टेलीविजन चला लें, वो नहीं अलाउड है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई और साउंड इसमें नहीं आनी चाहिए। पांचवा बिंदु कहता है आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना एवं अनुशासित व्यवहार करना, यानी आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपका जो ड्रेस है वो फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। जैसे आप कॉलेज के अंदर आते हैं, आप अपनी यूनिफॉर्म में आते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपको एक यूनिफॉर्म में, प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठना है। समस्त परीक्षाएं जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर होंगी, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगी, जिसमें हर एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे
और उनमें से कोई भी एक विकल्प सही होगा तो आपकी जो परीक्षा है वो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे परीक्षाएं किस तरीके से होंगी, तो वो एक कंफर्म है कि आपकी जो क्वेश्चन जो परीक्षा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगी। अगला जो 7वां बिंदु कहता है अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्नों में 50 बहुविकल्पी प्रश्न था, समय 90 मिनट का होगा। यानी कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, किसी भी कोर्स के हों, अंतिम वर्ष के जितने भी छात्र हैं उनका जो समय है पेपर का वो 1.5 घंटे का होगा, ठीक है, 90 मिनट का, जिसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आंसर करना है। 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका आपको आंसर देना है। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर जितनी भी और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, कहीं पर अगर 4 साल का कोर्स है तो थर्ड ईयर भी होता है, तो उन सभी के लिए प्रश्न पत्रों में 25 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आपके पास 25 प्रश्न मिलेंगे आपको एक प्रश्न पत्र के अंदर, और जिसमें आपको समय 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का मिलेगा। यानी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 1.5 घंटे का समय, और अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी वर्ष, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, 4 साल के कोर्स में थर्ड ईयर होता है, 3 साल के कोर्स में सेकंड ईयर तक होता है, और थर्ड ईयर को हम अंतिम वर्ष बोलते हैं 3 वर्ष के कोर्स में, तो वहां पर आपके लिए 1 घंटे का समय होगा। 8वां बिंदु कहता है प्रश्न पत्रों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर कोई भी प्रश्न का जवाब आप गलत देते हैं तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव अंक, कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई संशय होता है तब भी आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां पर संशय वाले एक प्रश्न को जिसमें आप श्योर नहीं होते, वहां पर उसे अटेम्प्ट करने में कभी कभी नुकसान हो जाता है कि अगर वो गलत हो जाता है तो उस प्रश्न के सारे मार्क्स चले जाते हैं, इसके साथ साथ आपके सही में से भी कुछ मार्क्स चले जाते हैं। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोई भी अगर प्रश्न में संशय तब भी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। 9वां बिंदु कहता है प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, ठीक है, यानी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन बहुविकल्पी प्रश्न के जितने भी विकल्प होंगे उन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प ही सही होगा, एक से ज्यादा विकल्प सही नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरा, अगर ट्रू फॉल्स आ जाता है, बाई चांस अगर कोई ट्रू फॉल्स भी अगर आपके प्रश्न में आ जाता है तो ट्रू फॉल्स में केवल आपको 2 विकल्प मिलेंगे, या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा, तो उनमें से कोई एक विकल्प, यानी कि विकल्प चाहे आपके पास 4 हो चाहे विकल्प आपके पास 2 हो, उसमें से सही विकल्प कोई एक ही होगा। फाइन। देन अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी जो भी छात्र हैं अपने ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। यानी जब भी आप इंटरनेट में उसमें बैठेंगे परीक्षा देने, तो आपका जिसमें भी बैठे हैं, आपका मोबाइल फोन है या टैबलेट है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, जिसमें भी आप परीक्षा दे रहे हैं वो प्रॉपर चार्ज होना चाहिए, उसमें बैटरी का बैकअप हो। ऐसा नहीं हो कि मोबाइल आपने रात भर आप काम किए और उसमें मोबाइल में आपने चार्ज ही नहीं किया, सुबह जब एग्जाम में बैठे तो मोबाइल आपका चार्ज ही नहीं है। तो आपको बैटरी बैकअप प्रॉपर रखना है, जिस पे भी बैठे हैं इंटरनेट की भी व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। छात्र छात्रा को नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा, और आपको जो समय दिया जा रहा है उस समय पे, नियत समय पे आपको अपना पेपर सबमिट करना है। 11वां बिंदु कहता है ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉग इन करना होगा। यानी आपके ऑनलाइन परीक्षा का आपके पास जो भी समय निर्धारित किया गया है आपके विषय का, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपका जो समय निर्धारित किया गया उससे आपको आधा घंटे पहले लॉग इन करना होगा। सपोज आपका अगर पेपर का टाइम 9 बजे से, सुबह प्रातः 9 बजे से है, तो आपको 8:30 बजे अपने लॉगिन में, जिस ऐप या जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका पेपर होगा उसमें आपको लॉगिन कर लेना है। एक्सक्यूज मी। 12वां बिंदु कहता है अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्रावधान रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि अगर किसी वजह से आप अपना पेपर सबमिट नहीं कर पाते हैं, पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट हो जाता है और सपोज आपने पूरा पेपर कर लिया और उसी दौरान आपके सर्वर में या आपके मतलब इंटरनेट में कोई दिक्कत आ गई और आप उसे सबमिट नहीं कर पाए, तो आपका पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा, अगर फाइनल ईयर का पेपर है, अंतिम वर्ष का पेपर है, तो वो 1.5 घंटे का पेपर है, तो उसके बाद 15 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आपको उसके लिए चिंतित नहीं होना, पैनिक क्रिएट नहीं करना है आपको उसके लिए कि अगर आप
एग्जाम सबमिट नहीं कर पाए तो क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे जाके इंटरनेट नहीं चलता आपका और आप सबमिट करते हैं और एरर आ जाता है, ठीक है, ब्राउजर पे एरर क्रिएट होने लग जाता है। तो उसमें आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो 1.5 घंटे का पेपर है, तो आपका 15 मिनट के बाद लेट वो स्टार्ट होगा। और अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटे 15 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा। जो अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनके जो क्वेश्चन पेपर है, उनका 1 घंटे का समय, इसलिए उनका पेपर 1 घंटे 15 मिनट के बाद स्वतः ही सबमिट हो जाएगा। ये उसमें प्रोविजन दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है बोर्ड के द्वारा, जिसका विशेष ध्यान रखा गया है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि पेपर को हम सबमिट नहीं कर पाते, या पेपर सबमिट करते वक्त ही कोई एरर अचानक से आ जाता है, ठीक है। ये जनरली ऐसा होता है। आपने कभी ऑनलाइन अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कभी कभी आप देखते हैं लास्ट मोमेंट पे आके वो एकदम से आपका ब्राउजर जो है एरर देने लग जाता है, तो उस केस में आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, लेकिन इसमें विशेष ध्यान ये रखना है, इसका इसका मतलब कतई ये ना समझे कि 1 घंटे 45 मिनट बाद अगर आपका पेपर सबमिट होगा तो क्या 1.5 घंटे के बाद भी आप पेपर में अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 1.5 घंटे के बाद कोई भी ऑप्शन, कोई भी विकल्प भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। केवल 15 मिनट वो सर्वर के लिए है, वो सर्वर आपका 15 मिनट वेट करने के बाद वो उसको ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा, ठीक है। तो ये आपको पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला बिंदु है 13, ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी जब आप ऑनलाइन परीक्षा देंगे तो उससे पहले आपको अपने को उस परीक्षा के लिए रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए उसको यूराइस पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल ऑब्लिक मोबाइल पर एक यूआरएल, ठीक है, यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। अब आपको करना क्या है? ये तो हो गए निर्देश परीक्षा के। अब परीक्षा में आप देने के लिए आपसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है जो आपको करना होगा? तो आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है यूराइस का, उस पोर्टल पर आपने जो अपना ईमेल आईडी दिया है या आपने अपना जो मोबाइल नंबर दिया है, विशेष ध्यान रखें आपका जो ईमेल और मोबाइल दोनों एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम के दौरान उन्हीं ईमेल और मोबाइल पर ही जो भी बोर्ड के द्वारा आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो उस ईमेल या मोबाइल पर आपको एक लिंक भेजा जाएगा, एक यूआरएल भेजा जाएगा, एक यूजर आईडी होगी और एक पासवर्ड होगा। ये चीजें आपको दी जाएगी, जिस पर आपको उसका जब उस यूआरएल पर आप क्लिक करेंगे और यूआरएल पर क्लिक करते ही वो आपसे एक यूजर आईडी मांगेगा और फिर पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड देते ही आप उस लिंक के अंदर, उस ऐप के अंदर एंटर कर जाएंगे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा। वो क्या क्या विवरण देना होगा आपको, वो विशेष बहुत इंपोर्टेंट है, जिससे कि आप उस लिंक पर जाते हुए और अपने को रजिस्टर करने से पहले वो सारी चीजें अपने पास तैयार रखें। क्या होगा पहले बिंदु का, इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। यानी कि सॉफ्टवेयर में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपके कैमरे से 4 से 5 फोटो आपके क्लिक करेगा, और वो फोटो परिषद के जो भी अभिलेख हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उससे वो मैच होगा, और आपका फोटो अगर मैच हो जाएगा तभी आपको आगे अनुमति होगी, ठीक है। आपका फोटो वेरीफाई होगा, जैसे क्लासरूम के अंदर भी जब ऑफलाइन एग्जाम आप देते हैं तो वहां पर भी आपका वेरिफिकेशन होता है परिषद के द्वारा। देन खा बिंदु कहता है छात्र छात्रा को अपना आईडी भी सबमिट करनी होगी। आपको वहां पर अपनी आइडेंटिटी सबमिट करनी होगी। उस आइडेंटिटी में वो आपसे आधार कार्ड का नंबर मांग सकता है, ठीक है, या आपसे कोई भी और आईडी से संबंधित कोई डिटेल वो आपसे मांगेगा, तो आपको अपनी एक आईडी साथ में लेके रखनी होगी। साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी उसे सत्यापित करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा। यानी जब आप उसमें एंटर करेंगे तो वो आपके मोबाइल पर कुछ ओटीपी हो सकता है भेजे, जिसे आपको एंटर करना पड़ेगा, तो आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा, और आपके ईमेल पर भी आपको कोई वो वन टाइम पासवर्ड भेजेगा, जिससे आप डाल देंगे तो उससे आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। यानी आपके ईमेल पर और मोबाइल पर दोनों पर उस सॉफ्टवेयर से कोई एक ओटीपी आएगा, जिसको आप उस सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे तो आपका वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो खा बिंदु में ये भी ध्यान रखना है। तो आपको अपना दोनों मेल आईडी और मोबाइल एक्टिव रखने हैं। ग बिंदु कहता है छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा।
यानी जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो थर्ड जो बिंदु है वो ये कहता है कि आपको वहां पर अपना एडमिट कार्ड भी दिखाई देगा, आपका प्रवेश पत्र दिखाई देगा। ठीक है, आप उस प्रवेश पत्र को भली भांति चेक कर लें, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो उसमें वहीं पर एक स्थान दिया गया जहां पर अगर त्रुटि है तो उसको आप अवगत करा सकते हैं, तो वहां पर आप अपनी त्रुटि जो भी है उसको वहां पर बता पाएंगे। घा बिंदु कहता है इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे इस लिंक के माध्यम से, और उसमें जो भी वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, एडमिट कार्ड जब आपका ओपन हो जाएगा उसके बाद आपके पास प्रश्न आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप एक मॉक टेस्ट भी वहां दे पाएंगे। ठीक है, देन अणा बिंदु क्या कहता है, समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित समस्त सूचना ससमय छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। हमने अभी बताया था कि आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही एक्टिव रखने हैं, अपडेट रहने चाहिए, जिससे कि कोई भी परीक्षा के दौरान कम्युनिकेशन होता है तो आपको इस मोबाइल और ईमेल के माध्यम से ही होगा। आपका ओटीपी आएगा तो मोबाइल पर आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपका ईमेल आएगा तो भी ईमेल आईडी भी आएगा, तो दोनों एक्टिव होंगे तभी आप उस एग्जाम को दे पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये 13 बिंदु था। अब 14 बिंदु को देखते हैं। उस 13 बिंदु तो हमने ये देखा कि हम जब लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे वहां पर, तो उसी दौरान हमें मॉक टेस्ट करने की भी परमिशन होगी, हम वहां पर मॉक टेस्ट भी कर पाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि हम मॉक टेस्ट करेंगे कब, यानी रजिस्टर हमको कब करना है, तो उसके लिए समय सारणी बिंदु 4:14 में दी गई है। समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न समय सारणी के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। क्या होगा, क्रम संख्या 1 पर देखें तो मॉक टेस्ट और पंजीकरण का विग्रह किसका मॉक टेस्ट होगा, बिंदु संख्या 1 पर सेमेस्टर सिस्टम का, और सेमेस्टर सिस्टम में भी उन छात्रों का जो केवल अंतिम सेमेस्टर में हैं, जिनका अंतिम वर्ष के छात्र हैं। और वार्षिक परीक्षा की अगर हम बात करें ईयर सिस्टम की, तो जहां पर इंडस्ट्रियल और सेफ्टी पाठ्यक्रम चल रहा है, जहां पर इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी वाला जो प्रोग्राम है उसके छात्र छात्राओं के लिए। ठीक है, ये जो पंजीकरण है वो दिनांक 14 को, 16 को और 17 को, 14 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त 3 दिन दिए गए हैं आप, और 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक किसी भी समय आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और उस समय आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना टेस्ट चेक कर सकते हैं उस समय किस तरीके से आपके सामने आएगा। और इस वर्ष के जो छात्र छात्रा हैं उनकी जो परीक्षा प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 18 अगस्त है, तो आप उससे एक दिन पहले तक 14 से स्टार्ट करके 17 अगस्त तक, 15 की छुट्टी, 15 की मतलब 15 अगस्त है, उस समय तो इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस है, तो हम लोग सभी स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मना रहे होंगे, तो उस दिन के लिए आपको रिलैक्स दिया गया है। आप 14 को, 16 को और 17 अगस्त को अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। बिंदु 2 में देखें तो वार्षिक परीक्षा किसकी, फार्मेसी के अंतिम वर्ष की। ठीक है, एवं टूल एंड मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्राएं, टूल एंड मोल्ड मेकिंग के सभी छात्र छात्राएं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, वो सभी 18, 19, 20 और 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही वो मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट, प्रतिभाग कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष की जो इन छात्र छात्राओं की जो परीक्षा वो 28 अगस्त से स्टार्ट होगी, तो आपको 21 अगस्त तक अपना ये काम कंप्लीट कर लेना है। बिंदु 3 पर देखें तो सेमेस्टर सिस्टम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राएं, तो 24, 25 और 26 अगस्त को आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पंजीकरण करेंगे, और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको उसी समय देना है, और आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो 5 सितंबर से है। तो सेमेस्टर सिस्टम के द्वितीय वर्ष के एवं चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त छात्राएं, यानी ईयर सिस्टम में द्वितीय एवं मतलब प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है ये बेसिकली, तो उनको 5 सितंबर से परीक्षा स्टार्ट हो, 24, 25 और 26 अगस्त को आपका मॉक टेस्ट होगा। वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी कोर्स के लिए प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं के लिए 27, 28 और 29 अगस्त है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और 19 सितंबर से इनकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तो ये आपकी एक समय सारणी दे दी गई है जिसमें आपको कब पंजीकरण करना है, और पंजीकरण के दौरान ही आप मॉक टेस्ट में प्रतिभाग कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप अपने संस्थान में जो भी आपके यूराइस के प्रभारी हैं या जो एग्जाम इंचार्ज है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से और गाइडलाइंस आपको मिल सकती हैं।
यह ध्यान रहे कि केवल सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, अतः उपरोक्त समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब तक अपने आप को पंजीकृत नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर पर, तब तक आप उस परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो समय सारणी बिंदु 14 में दी गई है, उस समय सारणी के अनुसार आप जिस बिंदु पर फिट बैठते हैं, उस बिंदु के अनुसार आप उसी दिनांक में, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही परामर्श दूंगा कि आप जो प्रथम दिवस आपको दिया गया है, उसी दिवस में आप सबसे प्रथम दिवस में ही आप अपना पंजीकरण कर लें। अगर किसी वजह से उस दिक्कत होती है तो आपके पास अगला दिन भी होता है, और 3 दिन दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि आप पहले दूसरे दिन कुछ ना करें, आप लास्ट वाले दिन बैठे हो, अचानक से आपका इंटरनेट ना चले, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही परामर्श दूंगा कि आप प्रथम वर्ष ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, उसी दिन मॉक में प्रतिभाग कर लें। देन बिंदु 15 में ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। यानी आप अगर ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग सभी के लिए करना अनिवार्य है, अगर आप ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं करते तो उससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट विलंब हो सकता है, आपको परीक्षा दोबारा देनी पड़ सकती है, ठीक है, आपके परिणाम में विलंब हो सकता है, अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं का डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब होगा, और जो प्रथम द्वितीय वर्ष के हैं उनका अगला सेमेस्टर, यानी सारा कुछ सिस्टम जो है, जो हमारा अगला नेक्स्ट जो प्लान है, वो सारा डिले हो जाएगा बोर्ड का और शिक्षण संस्थाओं का। तो इसीलिए आपको परीक्षा में प्रतिभाग जरूर करना है। देन बिंदु 16 हमारे पास कहता है किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। यानी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आ जाती है, मान लिया आप एग्जाम के दौरान बैठे हैं और सॉफ्टवेयर में अचानक से हुई दिक्कत आ गई जिसमें कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है, तो इसमें एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, एक सहायता डेस्क होगी जिस पर आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या बता सकते हैं और वहां पर आपको उसके माध्यम से उसको दूर किया जाएगा। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो हेल्प डेस्क का नंबर है, जब आप परीक्षा में पंजीकरण करेंगे और जब आप उसमें प्रतिभाग करेंगे तो उस समय आपको उस हेल्प डेस्क का नंबर उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। फाइन। कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती हो को उस प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा। यानी 16 बिंदु जो दिए गए हैं, इसमें सारा आपकी परीक्षा से संबंधित चीजें हमने समझाई आपको। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, अंतिम पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि परीक्षा में आपको ईमानदारी के साथ में और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जो परीक्षा की शुचिता को भंग करे, ठीक है, शुचिता जिससे बाधित हो, इस तरह का कोई कार्य आपको नहीं करना है। परीक्षा को आपको स्वच्छ वातावरण में और हेल्दी एनवायरनमेंट में देना है, ठीक है, और इसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपकी जो परीक्षा है, आप ये ध्यान रखें कि आपका कैमरा जो है आपकी हर सेकंड की जो गतिविधि है, प्रति सेकंड वो गतिविधि को आपकी वो रिकॉर्ड करके वो प्रोक्टर के पास भेजता रहेगा, जिसके माध्यम से आपकी सारी गतिविधि वहां पर वॉच होती रहेंगी। तो अगर आप गलती से भी कोई गलती करते हैं, ठीक है, गलती से भी कोई गलती करते हैं तो कैमरे की नजर से आप नहीं बच सकते, ठीक है ना, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। तो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, अगर आपको ऐसी कोई गतिविधि करते हुए पाए जाते हैं और प्रॉक्टर आपको उसमें अगर वो परिषद को इन्फॉर्म कर देते हैं तो आप पर एक यूएफएम का जो चार्ज है वो आरोप लगता है, अनफेयर मींस का, जिसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस और वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।